हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा लेंथी जरूर है पर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको एग्जाम में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको इस चैप्टर में से पेपर में आने वाला है। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझिए, वन बाय वन हर एक प्रोविजन को ये मान के चलिए जो हर प्रोविजन है वो इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको हर पॉइंट करवाने वाला हूँ, हर प्रोविजन करवाने वाला हूँ, वो सभी प्रोविजन इंपॉर्टेंट है सिलेबस के लिए। ठीक है जी, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? इनकम अंडर द हेड सैलरी। जैसे कि आपको पता है हमारी जो इनकम है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेड्स। और पहला हेड क्या होता है? इनकम अंडर द हेड सैलरी। दूसरा हेड क्या होता है? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 पीजीबीपी। नंबर 4 कैपिटल गेन। और नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो हमारा आज का चैप्टर है वो हमारा पहला हेड है। पहला हेड क्या है? सैलरी। अब सैलरी के लिए आपकी कौन सी चीजें आने वाली हैं सैलरी हेड में टैक्सेबल, कौन सी नहीं आने वाली, इन सभी चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको सामने से मतलब एम्प्लॉयर से जॉब करने पर, जब आप किसी के अंडर जॉब करते हो, जॉब करने पर आपको जो पैसा मिलता है, मेहनतनामा मिलता है, मतलब रेम्यूनरेशन मिलता है जो आपको सामने वाले से, एम्प्लॉयर से, वो आपकी सैलरी हेड में जाएगी कि नहीं, और जाएगी तो कितनी अमाउंट जो मिली है, कितनी अमाउंट टैक्सेबल है, कितनी अमाउंट एग्जम्प्ट है क्या नहीं है, सब कुछ इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी इनकम है सैलरी हेड में जाने के लिए। सैलरी हेड में जाने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब पेयर एंड पेई में क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जो पैसे दे रहा है वो कौन होना चाहिए? एम्प्लॉयर। और जो पैसे ले रहा है वो कौन होना चाहिए? एम्प्लॉय होना चाहिए। और नंबर दो क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। पेयर मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द पेई। मतलब जो बंदा पैसे दे रहा है, जो बंदा पैसे कौन देगा? एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के ऊपर क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। अब जैसे कि आपको पता है जब आप किसी के अंडर जॉब करते हो, काम करते हो, जब आप किसी के अंडर जॉब करते हो तो आपको उसके कहे मुताबिक चलना पड़ता है। जैसे उसके द्वारा बोला जाता है उसी मुताबिक आपको काम करना पड़ता है। इसका मतलब साफ हुआ, जो पैसे दे रहा है मतलब पेयर, मतलब एम्प्लॉयर, उसका किसके ऊपर कंट्रोल होता है? हमेशा पेई के ऊपर कंट्रोल होता है, राइट। सैलरी हेड में इनकम चार्जेबल होने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर 1 एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। नंबर 1 एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। और नंबर 2 कंट्रोल होना चाहिए पेयर का, किसके ऊपर? पेई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, राइट। बिल्कुल सिंपल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल पेयर हैव नो कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉय। कहते हैं इन केसेस में क्या है? पेयर का पेई के ऊपर मतलब एम्प्लॉय के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। एंड इन द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ पेई आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। जब हमारी शर्त ही नहीं पूरी हुई तो हम कैसे सैलरी हेड में टैक्सेबल कर देंगे? क्योंकि हमारी सिंपल दो शर्तें हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, और नंबर 2 कंट्रोल होना चाहिए पेयर का, किसके ऊपर? पेई के ऊपर। अब दूसरी जो हमें कंडीशन बताई जा रही है उसमें क्या है? पेयर का पेई के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। अब वो कौन सी कंडीशन है? नंबर 1 पार्टनर को फर्म से सैलरी जो मिलती है। अब पार्टनर क्या होता है? ऑनर ऑफ द फर्म। ठीक है जी। अब जो पार्टनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? पार्टनर क्या होते हैं? मालिक होते हैं फर्म के। अब
पार्टनर को फर्म से जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि फर्म का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, पार्टनर के ऊपर, राइट। नंबर 2, डायरेक्टर नॉट वर्किंग एज एन एम्प्लॉई, लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं, इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर होते हैं वो क्या है, आते हैं अपनी सर्विसेज देते हैं, फीस लेके चले जाते हैं। या फिर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगा लो आप, जो एम्प्लॉई की कैपेसिटी में काम नहीं करते, एम्प्लॉई की कैपेसिटी में काम नहीं करते, तो उनको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी, राइट, क्योंकि उनके ऊपर कंपनी का कंट्रोल नहीं है। नंबर 3, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी मिलती है वो भी सैलरी हेड में नहीं जाएगी, राइट। ये 3 सिचुएशन है जिसमें क्या है, पेयर का पेई के ऊपर कंट्रोल नहीं है। नंबर 1 पार्टनर, नंबर 2 मेंबर पार्लियामेंट, और नंबर 3 क्या है, डायरेक्टर, राइट। इन 3 केसेस में सैलरी हेड में इनकम नहीं जाएगी, चाहे वो सैलरी ही नाम क्यों नहीं है, नाम सैलरी बेशक यूज किया जा रहा है फिर भी सैलरी हेड में नहीं जाएगी, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। नंबर तो क्या है, एक्रूअल ऑफ सैलरी। एक्रू वर्ड जो है आपने क्या सुना हुआ है, कहां सुना हुआ है, अकाउंट्स में सुना हुआ है बच्चों, +1 से सुनते आ रहे हो, एक्रू बट नॉट रिसीव्ड, आया याद, एक्रू बट नॉट पेड, जिसको आप आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस वगैरह बोलते होते, राइट, उसको हम क्या बोलते थे, एक्रू। आपको याद होगा अकाउंट्स में 3 वर्ड होते थे 3 वर्ड होते थे, नंबर 1 एक्रू, नंबर 2 ड्यू, नंबर 3 पेड। एक्रू जो होती है आपको पता है वो डे बाय डे होती है, ड्यू होती है पर्टिकुलर डेट को, एक्रू डे बाय डे होती है। मान लो आपने 25 तारीख को ज्वाइन किया, 31 तारीख तक आपकी कितने दिन की सैलरी ड्यू हो गई, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 डेज की सैलरी आपकी क्या हो गई, एक्रू हो गई, राइट। अब वो सैलरी ड्यू कब होगी, सपोज कीजिए 25 को ही अगले महीने की हो रही है, तो वो ड्यू हो गई 25 को। पेड सपोज करो वो हर महीने की 31 तारीख को पे करेंगे आपको, तो पेड कब हो रही है, 31 को, राइट। एक्रू कब हो गई, जो 31 लास्ट महीने, इस महीने की लास्ट डेट थी, उनमें 8 दिन की ड्यू हो गई, जो भी 25 से 31 तक 8 या 7 दिन बने थे, 8 दिन बने थे, ठीक है। तो उसके बाद ड्यू कब हुई है, अगले महीने की 25 तारीख को, पे अगले महीने की 31 को होगी, ठीक है जी। ये फर्क था एक्रू, ड्यू और पेड में, राइट। अब आते हैं हम इनकम टैक्स में एक्रू क्या होता है। एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, सैलरी शैल बी डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ इट इज अर्न इन इंडिया, राइट। इनकम ऑफ द नेचर फॉर सर्विसेज एंटर इन इंडिया एंड द रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड which is preceded and succeeded by the services rendered in India and form part of the services contract of employment shall be regarded as income earned in India। आपने क्या है, सैलरी एक्रू कब मानी जाएगी इंडिया में, जब क्या है, नंबर 1 आपने सर्विसेज कहां पे दी हैं, इंडिया में दी हैं। नंबर 2 क्या है, रेस्ट पीरियड या लीव पीरियड, रेस्ट पीरियड या लीव पीरियड जिसमें क्या है, विच इज प्रोसीडेड एंड सक्सीडेड बाय द सर्विसेज रेंडर इन इंडिया एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विल बी रिगार्डेड एज इनकम अर्न इन इंडिया। और जैसे कि आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई सर्विसेज बाहर देता है और गवर्नमेंट की तरफ से वो बाहर गया है सैलरी और सर्विसेज देने के लिए, तो उसको जो सैलरी मिल रही है तो वो क्या मानी जाएगी, डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, राइट। अब आप देख रहे हो कि एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर का आगे तीसरे चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा, आपको प्रोविजन बार बार काम आती रहेंगी, इसलिए हर चैप्टर को सीरियसली लीजिए, हर प्रोविजन को अच्छे से समझिए और उसको बार बार रिपीट करते जाइए, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करते रहिए, जिससे क्या है आपको नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। एज पर सेक्शन 9(1) क्लॉज 3
इनकम चार्जेबल द अंडर द हेड सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, बंदा कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया है, सर्विसेज कहाँ दे रहा है? कहाँ दे रहा है? सर्विसेज आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो मैंने अभी अभी एग्जांपल बताई है आपको। नोट क्या है? एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 एनी अलाउंस और प्रक्विजिट पेड और अलाउड आउटसाइड इंडिया। आपको अलाउंस या प्रक्विजिट क्या मिला है? आउटसाइड इंडिया मिला है। बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया शैल बी विल बी फुली एग्जाम्ड। अलाउंस जो सैलरी है वो टैक्सेबल हो जाएगी, बट जो अलाउंसेस और प्रिक्विजिट वहां पे मिले हैं उसको, मेरे को, मैं गवर्नमेंट सपोज करो एम्प्लॉई हूं, मेरे को गवर्नमेंट ने सर्विसेज रेंडर करने के लिए बाहर भेजा देश से, सर्विसेज रेंडर करने के लिए देश से बाहर भेजा। अब मेरे को जो सैलरी मिल रही है वो तो डीम टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी, राइट। और वहां पे जो अलाउंसेस और प्रिक्विजिट मिल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? फुली एग्जम्प्ट हो जाएंगे, राइट। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए सर, अब क्या है बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 15। बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है? सैलरी का, सैलरी का जो बेसिस ऑफ चार्ज होता है, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या है? आपकी सैलरी ड्यू पहले हो गई तो टैक्सेबल पहले हो जाएगी, रिसीव पहले हो गई तो टैक्सेबल पहले हो जाएगी। इसलिए क्या प्रोविजन है बेसिस ऑफ चार्ज की यहां पर सैलरी हेड में? ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, राइट। द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। नंबर 1, एनी सैलरी ड्यू बाय द फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन असेसी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। क्या है? आपको सैलरी ड्यू हुई है एम्प्लॉयर से, जहां पे आप जॉब कर रहे हो उस एम्प्लॉयर से, या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर से, किसी पहले किसी के पास जॉब करते थे वहां से हटके आप यहां पर आ गए। अब आपको क्या है? इस वाले एम्प्लॉयर से सैलरी ड्यू हो रही है या पिछले वाले से ड्यू हो रही है, वो भी क्या मानी जाएगी? चार्जेबल टू टैक्स मानी जाएगी। नंबर 2, एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर और ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर और ए फॉर्मर एम्प्लॉयर थ्रू नॉट ड्यू और बिकम बिफोर इट बिकम्स ड्यू टू हिम। कोई भी सैलरी क्या है? आपको पेड की गई है, सैलरी पे की गई है किसके द्वारा? करंट एम्प्लॉयर द्वारा या फॉर्मर एम्प्लॉयर द्वारा। चाहे वो सैलरी ड्यू हुई है चाहे नहीं हुई, वो टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। नंबर 3 क्या है? एनी एरियर ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर इफ नॉट चार्ज टू टैक्स फॉर अर्लियर प्रीवियस ईयर। बिल्कुल देखो, सिंपल सी प्रोविजन, कुल मिला के क्रक्स तीनों में यही निकल कर आया। आपको क्या है? करंट एम्प्लॉयर से कुछ सैलरी एक्रू हो रही है, ड्यू हो रही है, ठीक है। करंट एम्प्लॉयर से सैलरी एक्रू हो रही है, वो चार्जेबल हो जाएगी। करंट फॉर्मर एम्प्लॉयर से आपको सैलरी एक्रू हो रही है, वो टैक्सेबल हो जाएगी। करंट एम्प्लॉयर से पैसे सैलरी पेड हो रही है, वो टैक्सेबल हो जाएगी। फॉर्मर एम्प्लॉयर से सैलरी ड्यू हो रही है, पेड हो रही है, वो टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब कुल मिला के वही क्रक्स निकला जो क्या था, मैंने आपको क्या बोला? सैलरी पेड और ड्यू एक्रू विच एवर इज अर्लियर, ठीक है जी। सैलरी एक्रू और पेड विच एवर इज अर्लियर, ठीक है जी। इसलिए क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन 1 में, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट वेयर एनी सैलरी पेड इन एडवांस इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एनी पर्सन फॉर एनी प्रीवियस ईयर, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन व्हेन द सैलरी बिकम ड्यू। अब देखो जी, एक अमाउंट के ऊपर एक बार ही टैक्स लगेगा ना, 2 बार थोड़ी ना लग जाएगा। मान लो पिछले साल 12 महीने थे, 12 महीने की सैलरी जो आपने ली तो ली, उसके अलावा 1 महीने की सैलरी आपने एडवांस ले ली, राइट। अब देखा जाए तो वहां पे आपने रिसीव कितनी करी? सैलरी 13 महीने की, और ड्यू कितने महीने की हुई? एक्रू कितने महीने की हुई? 12 महीने की। तो टैक्सेबल कितने महीने की हो जाएगी? 13 महीने की, क्योंकि विच एवर इज अर्लियर हो गया। रिसीव तो आपने पहले ही कर ली, पिछले साल ही कर ली, पिछले प्रीवियस ईयर में ही कर ली, तो इसलिए टैक्सेबल
13 महीने की हो जाएगी। अब अगले साल जब हम पहुंचेंगे, अगले साल में सैलरी एक्रू ड्यू कितने महीने की हुई? 12 की हुई, बट आपको मिली कितने की है? 11 महीने की। तो आप कहोगे 12 महीने की टैक्सेबल नहीं, इस बार 11 महीने की टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि एक महीने की सैलरी तो आपने पहले ही टैक्सेबल करवा चुके हो। एक चीज के ऊपर 2 बार टैक्स क्यों लगेगा, राइट? इसलिए वहां पर दूसरे साल में 11 महीने की ही सैलरी टैक्सेबल होगी, ना कि अगेन टैक्सेबल होगी। ठीक है जी। एक्सेशन 2 में क्या बोला गया है? एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और रेमुनेशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड ड्यू और रिसीव बाय ए पार्टनर ऑफ ए फर्म फ्रॉम द फर्म शैल नॉट बी रिगार्डेड एज सैलरी। पार्टनर को किसी भी नाम से पैसा मिल रहा है, चाहे वो सैलरी के नाम पे, चाहे वो रेमुनेशन के नाम पे, चाहे वो फीस के नाम पे, चाहे वो कमीशन के नाम पे, कोई भी सैलरी हेड में नहीं आने वाला। उसका कारण क्या है? वो कारण मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं आपको कारण? कि भाई कंट्रोल नहीं है, पेयर का पेई के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए क्या है, सैलरी हेड में नहीं जाने वाली, राइट? ये हमारा था बेसिस ऑफ चार्ज। इसका क्रक्स जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या था? ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। सैलरी ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, यही बताया था मैंने आपको। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू दो समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? प्रीवियस ईयर 1920 में आपकी सैलरी कितनी है? 10,000 पर मंथ है। सैलरी कितनी है? 10,000 पर मंथ है। और सैलरी ड्यू कितने महीने के लिए हुई है? 12 महीने के लिए ड्यू हो चुकी है, राइट? पर सैलरी जो है मार्च 2020 की, मार्च 2020 की रिसीव कब हुई है? अप्रैल 2020 में। ठीक है जी। मार्च के महीने की सैलरी कब पे हुई है? अप्रैल 2020 में। अब देखा जाए यहां पर जो सैलरी ड्यू हुई वो कितने महीने की हुई बच्चों? वो सैलरी हमारी ड्यू हुई 11 महीने के लिए। ठीक है जी। 11 महीने के लिए, और सॉरी ड्यू हुई 12 महीने के लिए, और रिसीव कितने महीने के लिए हुई? 11 महीने के लिए। अब देखा जाए जो मार्च के महीने की सैलरी है, मार्च के महीने की सैलरी है वो ड्यू तो हो चुकी है, बट वो पेड कब हो रही है? अप्रैल में। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? बेसिस ऑफ चार्ज क्या था? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। ड्यू पहले हुई तो टैक्सेबल हो जाएगी, रिसीव पहले हुई तो टैक्सेबल हो जाएगी। यहां पर क्या है? ड्यू पहले हो गई, हो चुकी है, इसलिए मार्च के महीने की सैलरी जो है ड्यू मार्च में ही हो चुकी है, रिसीव नहीं हुई, तो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर मार्च में ही आ गया, तो मार्च में ही टैक्सेबल हो जाएगी, राइट? तो यहां पर 1 अप्रैल से लेकर 28 फरवरी तक कितने महीने हो गए? 11 महीने। 11 महीने की सैलरी ड्यू भी हो गई, रिसीव भी हो गई। 11 महीने की सैलरी ड्यू भी हो गई, रिसीव भी हो गई। पर जो 12वां महीना था मार्च का, मार्च के महीने की सैलरी ड्यू तो हो चुकी है बट रिसीव नहीं हुई, पर फिर भी हम विच एवर इज अर्लियर करके टैक्सेबल कर देंगे एज पर द प्रोविजन, राइट? तो इसलिए यहां पर सैलरी कितने महीने की टैक्सेबल होगी? 12 महीने की। एक महीने की सैलरी बच्चों कितनी थी? 10,000, और 12 मंथ की कितनी होगी? 1,20,000। इसलिए प्रीवियस ईयर 1920 में हमारी जो सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1,20,000, राइट? तो चलिए दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्या है? प्रीवियस ईयर 1920, सैलरी वही 10,000 पर मंथ है, और सैलरी ड्यू कितने महीने की हो चुकी है? 12 मंथ की हो चुकी है। पर जो सैलरी अप्रैल 2020 की है ना, वो मार्च में ही रिसीव कर ली हमने। अब अप्रैल 2020 की जो सैलरी है वो वो मार्च 20 में ही रिसीव कर ली जा चुकी है। अब देखा जाए जो 12 महीने थे, हमारा जो प्रीवियस ईयर 1920 था, उसके कितने महीने थे? 12 महीने। 12 महीने की सैलरी तो टैक्सेबल है ही है, क्योंकि
12 महीने की सैलरी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने हुए, 12 महीने की सैलरी एक्रू ड्यू भी हो चुकी है और पेड भी हो चुकी है, ड्यू भी हो चुकी है, पेड भी हो चुकी है। अब जो 13वां महीना है, 13th मंथ है, कौन से वाला, अप्रैल 2020, वो हमारे प्रीवियस ईयर में फॉल तो नहीं करता था, हमारे प्रीवियस ईयर में फॉल नहीं करता, पर हमने सेम प्रीवियस ईयर 1920 में अप्रैल 2020 की सैलरी रिसीव कर ली है, क्योंकि ये जो अप्रैल की सैलरी आई है, अप्रैल 20 की सैलरी आई है, ये प्रीवियस ईयर देखा जाए 2021 में फॉल करती है, प्रीवियस ईयर 2021 में फॉल करती है, ठीक है जी। पर हमने रिसीव कहां कर ली है, रिसीव यहां पे कर ली है, 1920 में कर ली है। अब क्या प्रोविजन थी, ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। अब रिसीट जो है हमने पहले ही कर लिया है 1920 में, तो टैक्सेबल भी 1920 में हो जाएगी। अब देखा जाए 1920 में 12 महीने की एक प्लस अप्रैल के महीने की एक, मतलब कुल मिला के 13 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। एक महीने की सैलरी कितनी थी, 10,000, और 13 मंथ की हो जाएगी 1,30,000। तो 1,30,000 क्या हो जाएगी आपकी टैक्सेबल सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल, ये हमारा कॉन्सेप्ट था बेसिस ऑफ चार्ज का, राइट। इसमें से भी एक क्वेश्चन आना बनता है, क्योंकि बड़े सिंपल सा है, सिंपल सा छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। अब थोड़े से 2-3 थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ते हैं, फिर अपने मेन चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरेंडर और वेवर ऑफ सैलरी, ये नाम शायद हो सकता है आपने सुने भी हो सकता है ना भी सुने हो। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 सरेंडर ऑफ सैलरी के ऊपर। सरेंडर ऑफ सैलरी, व्हेन एन एम्प्लॉई सरेंडर हिज सैलरी टू द क्रेडिट of the central government, to the credit of central government under the voluntary surrender of salary act 1961, the amount so surrender is excluded from the salary if it was never due to the employee। यहां पे क्या है, आपने अपनी सैलरी क्या कर दी है, सरेंडर कर दी है, आपने अपनी सैलरी क्या कर दी है, सरेंडर कर दी है, छोड़ दी है, ठीक है जी। अब जो सैलरी सरेंडर करी है ना आपने, वो किसके तहत करी है, सरेंडर की जो डेफिनेशन है वो किसके तहत है, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन, ठीक है जी। इस एक्ट के तहत आपने अपनी सैलरी सरेंडर करी है, और जो सैलरी है वो आपने ड्यू होने से पहले पहले सरेंडर कर दी है, दैट वॉज नेवर ड्यू टू द एम्प्लॉई। मतलब आपको वो सैलरी ड्यू कभी नहीं हुई। इसका मतलब क्लियर हुआ, सिंपल टर्म में अगर हम समझें तो आपकी सैलरी ड्यू होने से पहले पहले ही आपने क्या कर दिया है, सैलरी को सरेंडर कर दिया है, तो फिर वो आपकी सैलरी जो है एग्जम्प्ट हो जाएगी। अगर आपने सरेंडर होने के बाद, सॉरी, ड्यू होने के बाद अगर आपने अपनी सैलरी क्या की है, सरेंडर की है, ड्यू होने के बाद आपने अपनी सैलरी सरेंडर की है, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है जी। तो सिंपल सी पॉइंट था सरेंडर ऑफ सैलरी का, कि आपने जो अपनी सैलरी है सरेंडर करी है ड्यू होने से पहले, और सरेंडर इसके तहत सरेंडर ऑफ सैलरी, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो दूसरा टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बड़ा सुना हुआ है आपने, वेवर। वेवर वर्ड आपको कहां पे सुनने को मिलता है, ये बार बार ब्रॉडबैंड कंपनियां जो है वो यूज करती हैं। आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई लगवाया हुआ है आपने। अब कई बारी क्या होता है, महीने में 5 दिन 10 दिन 15 दिन आपका ब्रॉडबैंड वाईफाई काम नहीं कर रहा। जब सैलरी ड्यू के लिए, सॉरी सैलरी कह रहा हूं, इंटरनेट का जो चार्जेस होता है, वाईफाई के जो चार्जेस होते हैं,
उसके लिए आप कंप्लेंट लिखवाते हो वेवर के लिए। किस चीज के लिए कंप्लेंट लिखवाते हो? वेवर के लिए। सर मेरा जो नेट था 15 दिन चला ही नहीं, मैंने कंप्लेंट भी लिखवाई हुई थी, उसके बावजूद भी कोई सर्विस देने नहीं आया, रिस्पांस नहीं किया आपकी कंपनी ने, और मुझे ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं मिली 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन के लिए। तो मुझे उस 20 दिन की जो अमाउंट बनती है उसका मुझे वेवर चाहिए। ठीक है जी, आ गया याद? जी सर आ गया, बिल्कुल याद आ गया। अब यहां पर सर क्या है, वेवर ऑफ सैलरी क्या है? अब देखो जी, कंपनी, एक चीज और बता दूं, क्लियर कर दूं आपको। अब जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो कई बार कंपनी वेव कर भी देती है सर। कई बार आपके कहे मुताबिक कंपनी जो है, ब्रॉडबैंड कंपनीज जो हैं, वो आपकी ब्रॉडबैंड के चार्जेस जितने दिन के आप कह रहे हो या फिर उससे कम, उससे 2-4 दिन कम या इक्विवेलेंट अमाउंट की जो चार्जेस बनते हैं वो आपके वेव ऑफ कर दिए जाते हैं। कई बार आपकी वो कंप्लेंट से नहीं एग्री होते तो वो क्या करते हैं, उस केस में नहीं देते, वेवर नहीं देते। राइट, ऐसा ही होता है ना। अब सैलरी में हम पढ़ते हैं वेवर ऑफ सैलरी क्या होता है। देयर मे बी सम केसेस इन विच एम्प्लॉई मे वेव इज सैलरी इधर इन फुल और पार्ट। जैसे मैंने कहा कि कंपनी क्या करती है, या फिर पूरा वेवर दे देती है आपको, या कुछ पार्ट आपको वेवर मिलता है, कुछ पार्ट वेवर नहीं मिलता। इन सच केसेस वेयर इनकम हैज एक्रूड बट सब्सिक्वेंटली गिवन अप, it remains the income of the recipient. Right? The voluntary foregoing of salary by the employee due to him is normally a mere application of income and so taxable. कहते हैं आपने क्या किया, अपनी मर्जी से सैलरी क्या कर दी, वेव ऑफ कर दी, वेव ऑफ कर दी, और आपने बोला कि ये जो मेरी सैलरी है इस संस्था को दे दी जाए, इसको दे दी जाए, मुझे नहीं, इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे दी जाए। तो ये क्या है, मेयर एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। राइट, तो इसलिए ये आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय हो जाएगी। राइट, इज नॉर्मली ए मेयर एप्लीकेशन ऑफ इनकम अनलेस द असेसी फोरगो हिज राइट टू सैलरी बिफोर द इनकम एक्रू, इट हैज टू बी ब्रॉट टू द चार्ज। अगर आपने जो सैलरी वेव ऑफ करी है, वेवर किया है सैलरी का, वो आपने कब किया है, एक्रू होने से पहले पहले ही अगर आपने सैलरी वेव ऑफ कर दी अपनी, आपने जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है बिफोर एक्रूअल ऑफ इनकम कर दिया है, फिर आपकी सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी आपके हैंड्स में। ठीक है जी, अगर आपने सैलरी वेव ऑफ कर दी है एक्रूअल ऑफ इनकम से पहले पहले, फिर आपकी सैलरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अदरवाइज वेव ऑफ जो हुआ है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, अगर आपने ड्यू होने के बाद उसको एप्लीकेशन उसकी करी है। राइट, अब एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या कहती है, मिस्टर राम एन एम्प्लॉई आस्क हिज एम्प्लॉयर। राम क्या है, एम्प्लॉई है, अपने एम्प्लॉयर को क्या कहता है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिसीविंग द सैलरी फॉर द दिसंबर 19 की वो सैलरी नहीं लेना चाहता, एंड द सेम मस्ट बी डोनेटेड टू द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। वो क्या कहता है कि ये जो पैसा है, जो मेरी दिसंबर 2019 की सैलरी है, वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को क्या कर दी जाए, डोनेट कर दी जाए। राइट, तो सैलरी जो है दिसंबर 2019 की टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। किस लिए हो जाएगी, कहते हैं इट इज ओनली ड्यू टू हिज इंस्ट्रक्शन दैट डोनेशन वाज मेड टू द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय हिज एम्प्लॉयर। इट इज ओनली ए एप्लीकेशन ऑफ इनकम। यहां पे उसने क्या किया है, सैलरी एक्रू होने के बाद इंस्ट्रक्शन दी है कि सर ये जो सैलरी है ना, मुझे ना दी जाए, इसको दी जाए, इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे दी जाए। यहां पे पैसा छोड़ा नहीं गया, वेवर जो हुई है एक्रूअल ऑफ इनकम के बाद हुई है, इसलिए ये सैलरी जो है मिस्टर राम के हैंड्स में क्या हो जाएगी, फुली टैक्सेबल। चाहे वो सैलरी उसको नहीं मिली, उसने आगे उसको क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, एप्लीकेशन कर दिया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पर,
फिर भी वो सैलरी राम के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। अब देखिए वेवर ऑफ सैलरी क्या है। वेवर ऑफ सैलरी कहते हैं सिंस नो ट्रीटमेंट क्या होगा, नो एग्जम्पशन सिंस ओनली ए एप्लीकेशन ऑफ इनकम। वेवर के लिए एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर आपने क्या किया है, एप्लीकेशन किया है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम किया है। सरेंडर ऑफ सैलरी में एग्जम्पशन मिल जाएगी अगर सरेंडर की गई है सीजी को एज पर द वॉलंटरी ऑफ सैलरी एक्ट 1961 के तहत, राइट। वेवर में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी क्योंकि आपने क्या किया है, वेवर में एप्लीकेशन कर दिया है, ठीक है जी। चले आगे जी, एक्रूअल, फिर हमने क्या किया, सरेंडर, फिर वेवर। अब उसके बाद है टैक्स फ्री सैलरी। बहुत छोटा सा पॉइंट है, टैक्स फ्री सैलरी क्या होता है। दिस इज इन अदर वर्ड मीन्स द एम्प्लॉयर बेयर द बर्डन ऑफ द टैक्स। एम्प्लॉयर क्या करता है, बेयर करता है बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई। सच टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई शैल बी एडेड इन द इनकम ऑफ एम्प्लॉई। कहते हैं ये जो टैक्स पे किया है एम्प्लॉयर ने ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई shall be added to the income of the employee. क्यों? However, as per the section 10, subsection 10 CC, the income tax paid by the employer on the non-monetary perquisites on the behalf of the employee would be exempt in the hands of employee. कहते जो इनकम टैक्स पे किया है इनकम टैक्स पे किया है किसने, एम्प्लॉयर ने। इनकम टैक्स किसके ऊपर पे किया है, इनकम टैक्स पे किया है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स के ऊपर। वो क्या होगा, बिहाफ एम्प्लॉय के बिहाफ पे किया है, वुड बी एग्जम्प्ट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स के ऊपर, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स क्या होते हैं ये आपको आगे जाके बता दिया जाएगा, फिर भी हल्का सा फटाफट बता देता हूं। एक होते हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होता है, फैसिलिटी जो दी जाती है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है। फैसिलिटी कैसी, कोई आपको फर्नीचर दे दिया गया, आपको अपना घर रहने के लिए दे दिया, ठीक है जी, ऐसी आपको फैसिलिटी दे दी गई जो आगे हमने डिटेल में पढ़नी है। उसके ऊपर अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय के हैंड में एग्जम्प्ट हो जाएगा। पर अगर एम्प्लॉयर क्या है, टैक्स पे करता है एम्प्लॉई का, सैलरी आपकी है, टैक्स भी आपका होगा, सैलरी आपकी है तो टैक्स भी आपका होगा, पर टैक्स कौन पे कर रहा है, मैं पे कर रहा हूं, ठीक है जी। तो टैक्स पे क्या कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो ये टैक्स क्या होगा, एडेड टू द इनकम ऑफ द एम्प्लॉई। इसका भी पॉइंट है, आगे जाके ये भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी, डिटेल में। अभी के लिए सिंपल इतना ही बता देता हूं कि एम्प्लॉई ने क्या किया है, एम्प्लॉय की जो इनकम है, सैलरी इनकम है, उसका टैक्स किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने। उसका टैक्स किसने पे किया, एम्प्लॉयर ने। अब वो क्या हो जाएगा, एक टाइप की परक्विजिट हो जाएगी, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ किसके, एम्प्लॉय के, राइट। ये हमारा टैक्स फ्री सैलरी का